Hello everyone, I am Abbas Lismani. I am faculty of history. Today video I am going to teach you about ancient source of ancient Indian history. Okay? Source of Indian history has divided in two parts. One is archaeological source, archaeological source. Other is literary source, literary source. Archaeological source logical archaeological source has divided in three parts. One is material remains, other is coins, and next is inscription. We will discuss one by one. First, material remains. In material remains, we include prehistoric stone tools, and other things, other related things. Stone temple, especially from South India, and bricks, monastery. ओके, इसमें और सील वगैरह भी रखते हैं. सील्स बिलोंग टू इंडस वैली, IVC. ओके, मटेरियल रिमेन्स के स्टडी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं. इसको इट इज नोन एज आर्कियोलॉजी. ओके, ये मटेरियल रिमेन्स जो है ये मॉन्ड्स में, टीलों में जो है पूरे भारत में भरे पड़े हुए हैं, बरीड है. ठीक, बरीड है मॉन्ड्स के रूप में. मॉन्ड्स जो है उसका हम पहले इसको एक्सप्लोरेशन करते हैं, देन उसका एक्सकवेशन करते हैं, डिगिंग करते हैं. एंड एक्सकवेशन.
ओके। एक्सप्लोरेशन होता है जब हम उसके बारे में पता करते हैं, उन मॉड्स, उन टीलों के बारे में पता करते हैं, सर्वे करते हैं, उसे हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। जबकि जब हम उसका खुदाई या उत्खनन या एक्सकेवेशन करते हैं, जो खुदाई करते हैं उसको एक्सकेवेशन कहा जाता है। Excavation can be divided in two parts. One is vertical and other is horizontal. किसी टीले को, मान लो कि ये कोई टीला है, ये कोई टीला है, इस पे कोई 3 लेयर है। मान लो कोई थ्री सिविलाइजेशन सिचुएट किया है, ये किया है, एक 1 2 3, ये इसका प्योर लैंड है, प्योर सॉइल है। यहाँ पे प्योर सॉइल है। कोई पहली हर टीलों में स्ट्रैटिफिकेशन होता है। ये जब हम इसका जब वर्टिकल डिगिंग करते हैं, जब वर्टिकल डिगिंग करते हैं, इसे हम वर्टिकल एक्सकेवेशन कहते हैं। इसे वर्टिकल एक्सकेवेशन कहा जाता है। इट इज नोन एज वर्टिकल एक्सकेवेशन। इसमें क्या होता है कि डिगिंग जो होता है लेंथ वाइज होता है। इसमें जो है कि उसके एक्सकेवेशन से ये पता चल जाता है कि कितने लेयर हैं, इसके कितने लेयर हैं और किस तरह के सिविलाइजेशन रहा है। लेकिन हमें इसमें ये पता नहीं चलता, पूरी बस्ती के बारे में, पूरे टीले के बारे में पता नहीं चलता। इसलिए हम इसकी पूरी खुदाई करते हैं। पूरी खुदाई को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। पूरे जिस तरह से एक्सकेवेशन करेंगे, इसे हॉरिजॉन्टल करेंगे। ये काफी एक्सपेंसिव होता है। इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन इससे हमें जो है पूरे सिविलाइजेशन की पता चल जाता है। पूरी सिविलाइजेशन जो है लाइट में आती है। लेकिन यह है कि ये एक्सपेंसिव है, ज्यादा महंगी है, इसलिए इसको ज्यादा प्रीफर नहीं करते। वर्टिकल एक्सकेवेशन को ही ज्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक, जो भी बस्तियां मिली हैं, जो भी टीले मिले हैं, उनके जो है वर्टिकल एक्सकेवेशन हुआ है। इसके बाद हम आते हैं एक्सकेवेशन के बाद। इस तरह के टीले पूरे भारत में मिले हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, कई जगहों पे जो हमारे एविडेंस है वो काफी प्रिजर्व्ड है। जैसे राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड वेस्ट यूपी। गेंगेटिक प्लेन, डेल्टाइक एरिया। जो हमारे फॉसिल्स है, जो मटेरियल्स मिले, मटेरियल रिमेन्स है, इन क्षेत्रों में काफी प्रिजर्व्ड है, काफी अच्छी अवस्था में है, बेटर सिचुएशन में है। बट इन क्षेत्रों में जो है उतने बेटर अवस्था में नहीं है। कारण क्या है कि ये क्षेत्र जो है वो जो है एराइड था, सूखा था, एराइड एरिया है। जबकि ये जो है ह्यूमिड है। ह्यूमिड, मॉइस्चर।
ओके। तो जो मटेरियल्स रिमेन्स है, मटेरियल रिमेन्स, इन क्षेत्रों में ज्यादा बेहतर अवस्था है। कारण क्या है कि ये एरिड क्षेत्र है, एरिड एरिया है। एरिड एरिया है, सूखा क्षेत्र है। तो यहाँ पर कोई भी मड का या कोई भी सामान जो है या आयरन के जो भी टूल्स मिले हैं वो काफी सुरक्षित है। इन क्षेत्रों में जो ईस्ट इंडिया है या गंगेटिक प्लेन है या डेल्टाइक एरिया है, वहां मॉइस्चर बारिश इन क्षेत्रों में ज्यादा होने की वजह से, मॉइस्चर और ह्यूमिड होने की वजह से यहाँ पे जो है जो आयरन के जो टूल्स है वो जो है उनमें क्रोजन है और जंग लगे हुए, उतने बेहतर अवस्था में नहीं है। मड की चीजें भी नहीं मिलती है, लेकिन ब्रिक्स और स्टोन के जो ब्रिक्स, बैक ब्रिक्स एंड स्टोन बिल्डिंग जो है मोनेस्ट्री के रूप में वो हमें मिले हैं, वो अच्छी अवस्था में। ओके, नेक्स्ट स्टडी ऑफ प्लांट रेसिड्यू एंड pollen grain. pollen होता किसी क्लाइमेट इन्वायरमेंट क्लाइमेट और इन्वायरमेंट, इसकी स्टडी करने के लिए हम प्लांट रेसिड्यू और पोलन ग्रेन का स्टडी करते हैं। इन दोनों को स्टडी करते हैं और इससे हमें यह पता चलता है कि उस क्षेत्र के क्लाइमेट किस तरह के रहे होंगे, उस क्षेत्र के क्लाइमेट, उस एरिया के क्लाइमेट किस तरह के रहे होंगे और वहां पे किस प्रकार का इन्वायरमेंट रहा होगा। और इससे ये भी हमें पता चलता है कि उस क्षेत्र में कब किस टाइम व्हेन जो है एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ और किस तरह के क्लाइमेट को तो पता चलता ही है, एग्रीकल्चर का भी स्टार्टेड का पता चलता है। इसी आधार पे हम देखते हैं जे.एन.के बलूचिस्तान एंड कुछ एरिया में हमें पता चलता, अदर एरिया में, कि भारत ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 6000 बीसी 7000 बीसी से लेकर 6000 बीसी के बीच में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। और इसी को देखते हुए हम आगे जैसे देखेंगे, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू स्टोन एज या नियोलिथिक एज के हमें एविडेंस मिलते हैं एग्रीकल्चर के। ये मिलते हैं हमें इस कंटिनेंट इंडियन सब कंटिनेंट में ये मिलता है बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में ये मेहर मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान जो है वर्तमान प्रेजेंट जो है पाकिस्तान का एक स्टेट है। इस हमारे भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली बार यहीं से जो है हमें कृषि की, एग्रीकल्चर की एविडेंस मिलती है। ये 7000 बीसी का है, 7000 बीसी का है।
अब इससे हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है लोगों का सेटलमेंट कैसा था, किस तरह के ग्रेन का इस्तेमाल, किस तरह का ग्रेन का उत्पादन यानी किस तरह के अनाजों का उत्पादन करते थे, ये सारी चीजें पता चलती है। सेटलमेंट का पता चलता है, यहां से पोर्ट्री भी मिले हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, अब इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए जो हम साइंटिफिकली कोशिश करते हैं, अध्ययन करते हैं, सारा स्टडी करते हैं, वो करते हैं C40 के तहत। C40 के तहत करते हैं, C40 के तहत करते हैं। C40 एक आइसोटोप्स है, इट इज ए आइसोटोप ऑफ कार्बन, इट इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, it is a radioactive element, it is radioactive, ओके। ये C40 के तहत जो है हम साइंटिफिकली किसी चीज, पुराने चीजों का, मटेरियल एलिमेंट्स का अध्ययन करते हैं। इसके तहत जो है हम किसी भी लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग, कोई भी लिविंग बीइंग, मान लो कोई लिविंग बीइंग है, कोई कब जिंदा था, तो जब ये जिंदा होता है, लिविंग स्टेट में होता है, जब लिविंग स्टेट में होता है, लिविंग स्टेट में होता है, तो ये वाटर प्लस फूड से जो है कार्बन 40 प्राप्त करते रहता है, इसे लेता है, और एक जो है एक अवस्था में, मतलब सतत, रेगुलर, फ्रिक्वेंटली ये जो है रिलीज भी करता है। लेकिन आफ्टर डेथ ये यहां से कार्बन 40 लेना छोड़ देता है, ठीक। और ये जो है, लेकिन ये रिलीज कर रहा होता है, रिलीज करते रहता है, ये लेना तो बंद कर देता है, लेकिन ये कार्बन 40 रिलीज करता रहता है, अब ये जो है कार्बन 40 जो है, इसका हाफ लाइफ होता है, अब मान लो कोई आदमी है, कोई भी लिविंग चीज है, कोई भी लिविंग थिंग्स है, वो डेथ कर गया। डेथ करने के बाद वो जो है लगातार अब कार्बन 40 छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, वो कितना डीके हुआ, उस बॉडी से कितना कार्बन 40 निकला है, डीके हुआ है, इस आधार पे इसके लाइफ को पता करते हैं। और इसका हाफ लाइफ जो होता है, वो होता है 5568 ईयर्स। इसका हाफ लाइफ जो होता है, वो होता है, इट इज 5568। ओके, अब ये कितना छोड़ा, इस आधार पे इसके टाइम पीरियड को पता की जाती है। ये इस वक्त तक जो है 1/2 बचेगा, लेकिन जब ये दूसरी हाफ लाइफ अपना पूरी करेगा, तो ये होगा आपका 11,136 ईयर्स। ओके, और इस वक्त जो है इसमें 1/4 बचेंगे, ठीक है। इस सिस्टम के तहत हम जो है ओनली 70,000 70,000 साल तक के लिविंग बीइंग जो डेथ कर गया है उसको माप सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉइन्स। Study of coin is known as numismatics. Study of
स्टडी ऑफ क्वाइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ठीक, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अब कॉइन से क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है ट्रेड, एक्सचेंज, इसका किस तरह का इस्तेमाल किया जाता था? इसका कॉइन का एक ट्रेड के रूप में, एक्सचेंज के रूप में और डोनेशन के रूप में। जो एरिया ऑफ सर्कुलेशन है, जो एरिया ऑफ सर्कुलेशन है, जिस एरिया में कॉइन चल रहा है, एरिया ऑफ सर्कुलेशन, एरिया ऑफ सर्कुलेशन, एरिया ऑफ सर्कुलेशन से एरिया ऑफ सर्कुलेशन, एरिया ऑफ सर्कुलेशन से ये पता चलता है कि उस इलाके में, उस एरिया में किसकी शासन व्यवस्था थी, किसकी जो है किसके अंडर में था, कौन से किंग के अंडर में था, ये पता चलता है। ओके, इससे क्या हुआ? इसके कॉइन्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। ये किस किस चीज में? ट्रेड में, एक्सचेंज में, डोनेशन में और एरिया ऑफ सर्कुलेशन से ये पता चल रहा था कि ये कौन से क्षेत्र में और कौन से रीजन में या जोन में जो है वहां पे चलता था और वहां का राजा या किंग कौन था। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट कॉइन इन आवर कंट्री। फर्स्ट कॉइन जो रिलीज किया गया था वो था पंचमार्क, पंचमार्क। ओके, ये सिल्वर का बना हुआ था, सिल्वर। इसको जारी किया था, इशूड किया था, इशूड बाय ट्रेडर। इस पे सिंबल बने हुए थे, इस पे किसी प्रकार का, किस तरह का लेख नहीं था। ओके, तो फर्स्ट क्वाइन जो मिला है अपने कंट्री में वो है पंचमार्क। ये पंच किए होते थे, ठीक है, और ये सिल्वर के बने होते थे, सिल्वर के बने होते थे। इन्हें ट्रेडर द्वारा जारी किया गया था, जो ट्रेडर, जो व्यापारी थे उनके द्वारा जारी किया गया था। इस पे सिंबल होते थे, किसी राजा या किसी देवता या डीटी का कोई फिगर नहीं मिला है, कोई डेट नहीं मिला है। और ऐसा माना जाता है कि ये 500 बीसी में चलता रहा, 500 बीसी में आरंभ हुआ। ये मौर्य काल में, मौर्य पीरियड में काफी फेमस रहा, मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में काफी फेमस रहा ये। ओके, सिक्के इन वस्तु पदार्थों, इन मेटल्स पे जारी किए गए थे। गोल्ड में सिल्वर, कॉपर, लेड और प्रोटीन। प्रोटीन में सातवाहनों ने जारी किया था, केवल सातवाहनों ने जो है प्रोटीन में जारी किया था, इशू किया था सिक्के। ये तीन ऊपर के तीन जो मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इन्हें क्वाइनेज मेटल कहते हैं, इन्हें क्वाइनेज मेटल कहा जाता है। इन्हें क्वाइनेज मेटल कहा जाता है। फर्स्ट थ्री को क्वाइनेज मेटल कहा जाता है। ओके, और लेड इनमें जारी किए जाते थे। हमारे यहां, हमारे कंट्री में जो है आफ्टर मौर्य, लेटर
लेटर मौर्य पीरियड। लेटर मौर्य टू गुप्ता। लेटर मौर्य टू गुप्ता इस पीरियड के लिए क्वाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेशली इसी क्वाइंस पे ही कई ऐसे डायनेस्टी हैं जिनकी स्टडी हम करते हैं, लाइक इंडो ग्रीक कुशाना। ओके, इंडो ग्रीक कुशाना। इंडो ग्रीक फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंस्क्रिप्शन वाले, लेख वाले और डेट वाले, इंस्क्रिप्शन, किंग्स फिगर, डीटी। ठीक है, जो क्वाइन है वो इंपॉर्टेंट किस काल के लिए है? लेटर मौर्य टू गुप्ता पीरियड। इस बीच में क्वाइंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इस पे ही हम इंडो ग्रीक और कुशान शासकों का जो है हम लोगों ने स्टडी की है और इनके बारे में बताया है। ग्रीक जो थे नॉर्थ अफगानिस्तान से आए थे, उसे रहने वाले थे इंडिया ग्रीक के, लेकिन भारत जब शिफ्ट करते हैं तो नॉर्थ अफगानिस्तान से आते हैं। अब इन क्वाइन से क्या पता चलता है कि इंडो ग्रीक जो जारी किए थे वो जो है इस पे डेट थे, इस क्वाइन पे डेट थे, इंस्क्रिप्शन लेख भी था और किंग के फिगर फोटो होते थे और डीटी का यानी कि देवता का फोटो होता था उस पे। इससे हमें हिस्ट्री की जानकारी कैसे मिलती है? इससे ये पता चलती है कि डेट से कि वो कब जारी हुई। एक दूसरी चीज इससे ये पता चलती है जो उस पे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं वो किस तरह के हैं। दूसरी ये उनके जो है जो क्वाइन जो है जैसे सिल्वर में है या गोल्ड में है, जो भी है, इससे ये पता चलता है कि उनमें कितनी प्यूरिटी है। ठीक है, इससे प्यूरिटी का पता चलता है। दूसरी चीज ये है कि जो डीटी जो देवता का फिगर है उस पे, इससे ये पता चलता है कि उनके जो है बिलीव क्या थे, वो कौन से रिलीजन को मानते थे। ठीक है, तो ये चीजें हमें इन क्वाइन से पता चलती है। और इस पे जो है अगर उसमें सोने के मतलब सोने का क्वाइन है, अगर उसमें इम्प्योरिटी आने लगती है तो इससे हमें ये पता चलता है कुछ स्टेट का जो राजा था उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी वो सही नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्तों ने सबसे ज्यादा गोल्ड क्वाइन सबसे ज्यादा जारी किया था गुप्तों ने। गोल्ड क्वाइन सबसे ज्यादा जारी किया था किन लोगों ने? गुप्ता पीरियड में हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं एक और चीज मिलता है, उसे हम कहते हैं कॉरिस। कॉरिस जो है लेस परचेजिंग पावर था, इसकी परचेजिंग पावर कम थी। लेस परचेजिंग पावर, थी और इसके बारे में ये चलता रहा, पहले भी चलता रहा, लेकिन आफ्टर गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड से लेकर हर्ष के टाइम तक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी अध्ययन होती है। लेकिन ये लेस परचेजिंग पावर थी। हम देखते हैं फैयान भी इसका जो है इसका उल्लेख करता है, इसके बारे में बताता है। फैयान भी इसके बारे में बताता है कि लोग कौड़ियों के माध्यम से लेन देन करते थे।
ट्रेड करते थे। ओके, ये लेस परचेसिंग पावर थी। अब नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो है वो है नेक्स्ट जो है हमारा इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट जो है हमारा, हमें जो अध्ययन करना, स्टडी करनी है, वो इंस्क्रिप्शन है। इसके स्टडी को हम जो है इपिग्राफी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन is known as epigraphy. स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को हम इपिग्राफी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज इपिग्राफी। ओके, मान लो कोई एक इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन है, ओके, कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसके स्टडी को हम इपिग्राफी कहेंगे। लेकिन जो इस पे जो कुछ लिखा हुआ है, इसके स्टडी को हम पैलियोग्राफी कहते हैं। पैलियोग्राफी कहते हैं। इट इज नोन है, कोई भी ओल्ड इंस्क्रिप्शन या ओल्ड डॉक्यूमेंट को स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी। इंस्क्रिप्शन प्लस ओल्ड डॉक्यूमेंट दोनों कलेक्टिव स्टडी क्या कहेंगे? पैलियोग्राफी। जो इस पे लिखा हुआ उसके स्टडी और ओल्ड डॉक्यूमेंट के स्टडी को पैलियोग्राफी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें जो पहला इंस्क्रिप्शन मिला है, वैसे तो हमें इसकी राइटिंग जो है मिल जाती है। आपको राइटिंग के बारे में भारत में जो है 2500 BC में इंडस वैली में ही पता चल जाती है। 2500 BC में इंडस वैली में ही मिली है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और इंस्क्रिप्शन जो होता था वो स्टोन पिलर ओके। इंस्क्रिप्शन जो मिले हैं वो मिले हैं स्टोन पिलर पे, कॉपर प्लेट पे, टेम्पल वॉल, सील्स पे जो इंडस वैली में मिले हैं, और जो है स्टैचू जो मूर्तियां हैं उन पे मिले हैं। ठीक है, इस पे जो है मिले हुए हैं हमारी इंस्क्रिप्शन। पहली इंस्क्रिप्शन वैसे तो लिखी हुई साक्ष्य जो अपने यहाँ इंडस वैली में ही मिल जाती है, लेकिन ये अपने कंट्री में जो पहली इंस्क्रिप्शन मिली है वो है अशोका की।